गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे मेंडेलियन लॉज। जितने भी मेंडल ने लॉ दिया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पुनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितनी संभावना रहती है कि जो अपस्विंग है उसका क्या रेशियो आएगा, कितने अपस्विंग किस प्रकार के होंगे। तो वहाँ से यहाँ से अपन पुनेट स्क्वायर से शुरू करते हैं। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all possible genotype of offspring in the genetic cross। जब जेनेटिक अपन क्रॉस कराते हैं तो फिनोटाइप क्या कहते हैं, जीनोटाइप की संभावना कितनी रहती है कि वो डोमिनेट किस प्रकार का होगा या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस किस टाइप का। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, जैसे ही जो युग्मक गैमेट्स से पेरेंट्स से मिलते हैं, and the formation of zygote, उनसे zygote बनना, and the F1 and F2 germination can be explained by the Punnett square। जो germination है F1 और F2 का वो पुनेट स्क्वायर से समझाया जा सकता है और ये डेवलप किया गया था जो कि ब्रिटिश जेनेटिस्ट से आरसी पुनेट के द्वारा। ये इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है जिसके अंदर F2 और क्या कहते हैं F1 F2 जनरेशन, जैसे F1 जनरेशन का आप सेल्फ क्रॉस कराओ तो आपको जो जीनोटाइप एक एक्सप्रेशन है वो इससे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पेरेंट्स है, ये टॉल पेरेंट्स है और ये ड्राफ्ट पेरेंट है, ठीक है ना। ये पेरेंट्स है और ये पेरेंट्स से गैमेट्स बनने के बाद पर्टिकुलर गैमेट्स में एक ही जो जीन का पर्टिकुलर एलील है वो कैरी करेगा। तो F1 जनरेशन जब फॉर्म होगा तो सारे के सारे 100% जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो कि टॉलनेस है यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है टॉलनेस की, और इसको ऑन सेल्फ प्रोसेस करोगे तो इसके जो गैमेट्स मिलेंगे उसको आप पुनेट स्क्वायर में डालोगे। जैसे इसको आप सेल्फ क्रॉस कराओ यहाँ पर टी और टी को, एक को आप पेरेंट को आप मेल मानो और दूसरे को आप फीमेल माने, तो इससे गैमेट्स दो प्रकार के मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक गैमेट में एक एलील इसमें होगा, एक एलील इसमें होगा, एक एलील इसमें होगा, एक एलील इसमें होगा, क्योंकि जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो मियोसिस के थ्रू हो रहा है, हर्षसूत्री विभाजन के थ्रू हो रहा है। तो प्रत्येक गैमेट्स के अंदर एक एक एलील जाएगा। तो इस साइड में आपको एक साइड में फीमेल के गैमेट्स रखने पड़ेंगे, दूसरी साइड में मेल के गैमेट्स रखेंगे। तो ये जब आप उसमें क्रॉस करेंगे, मान लो ये करेगा तो यहाँ पे टॉल आएगा, ये और ये इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ पर टॉल आएगा, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। यहाँ पर ये भी इससे क्रॉस होगा तो ये टॉल आएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो ये रिसेसिव आएगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आपको वन होमोजाइगस डोमिनेंट और टू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव जो कि जीनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज जीनोटाइपिक रेशियो, और 3 टॉल और 1 ड्राफ्ट, ये एक फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये पुनेट स्क्वायर का इसके लिए उपयोग किया जाता है जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त करने के लिए, और प्रोबेबिलिटी कितनी संभावना रहती है कि कितने जो संतति है वो उसके अंदर किस टाइप का, कितने होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, कितने होमोजाइगस रिसेसिव होंगे और कितने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने पी प्लांट्स लिया था और पी प्लांट के अंदर 7 जो कैरेक्टर लिए थे और उसके प्रत्येक के 2-2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। तो अपने वहाँ बात की थी 7 कैरेक्टर और 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो फॉर्म ऑफ सीड, सीड का रूप कैसा है, राउंड है या व्रिंकल है। सीड, कलर ऑफ सीड येलो या ग्रीन, दूसरा कैरेक्टर, ठीक है ना। कलर ऑफ फ्लावर, फूल का रंग पर्पल या वाइट, ठीक है। द फॉर्म ऑफ पोड, जो फली होती है, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये सारे चारों 7 जो है ये क्या है, कैरेक्टर है, और ये सारे प्रत्येक के 2-2 ये क्या है, ट्रेड्स है। तो यहाँ पर 14 ट्रेड्स है, 7 कैरेक्टर है। कलर ऑफ अनराइप पोड्स, ग्रीन
और येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फूल की स्थिति कहाँ है, एक्सियल है या टर्मिनल है। लेंथ ऑफ स्टेम, जो तना है वो कितना हाइट है, उसकी कितनी लंबाई है, छोटा है या बड़ा है, टॉलनेस है या ड्राफ्टनेस। These 7 characters is selected by the Mendel for hybridization for their experiment. So Mendel studied the genetics of the plants and he traced the inheritance of variety of characters. To do so, he started by crossing a pure breeding parents plant with the different forms of characters such as violet, white, and flower. So these are the 7 characters selected by the Mendel for his experiment on pea plants. 7 character with 14 traits. Each character has uh, 2 traits with 2 traits. These are the graphical expression of the traits. इस प्रकार के जो जैसे अपन सीड देखें तो ये राउंड कलर एकदम गोल, और ये एकदम गोल नहीं है, रिंकल्ड होता है। जबकि सीड का रंग देखें येलो, और सीड का रंग हरा, पीला और हरा। फूल का रंग पर्पल और सफेद। पोड का शेप, ये इन्फ्लेटेड पोड है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड है। पोड का रंग येलो और ग्रीन। और पोजीशन ऑफ फ्लावर, यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब शाखाओं में और टर्मिनल मतलब एकदम टॉप पे। टर्मिनल, दूसरा पौधा टॉल और ड्रॉप, बोना और लंबा। दीज आर द डिफरेंट character selected by the Mendel for his experiment on garden pea. Mendel then let the F1 plant self fertilize. उन्होंने जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला था उसको स्वयं परागण कराया, उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। Among their offspring called the F2 generation, he found that the ratio of 3:1 violet flower to 1 white flower और एक्सपेरिमेंटली 3 से 15 का रेशियो प्राप्त किया था वायलेट फ्लावर का और 1 वाइट फ्लावर का, अप्रोक्सीमेटली 3:1। फॉर द अदर 6 कैरेक्टर दैट मेंडल एग्जामिन्ड बोथ F1 एंड F2 जनरेशन बिहेव इन द सेम वे ही डिड फॉर द फ्लावर कलर। जो फूल के रंग के लिए जो फूलों का अलग अलग जो रंग था उसके आधार पर जो क्रॉस कराए थे, तो उन्होंने 3:1 का जो रेशियो प्राप्त किया था F2 जनरेशन में, फिनोटाइपिक रेशियो, वही के वही रेशियो दूसरे जितने भी पीछे बचे हुए कैरेक्टर हैं उसी में भी उन्होंने उसी प्रकार का रिजल्ट परिणाम प्राप्त किया। वन ऑफ द 2 ट्रेट्स वुड डिसअपियर कंप्लीटली फ्रॉम द जनरेशन। ठीक है ना, वन ऑफ द 2 ट्रेट्स वुड डिसअपियर कंप्लीटली फ्रॉम द जनरेशन ओनली टू रीअपियर इन द जनरेशन इन द रेशियो ऑफ रफली 3:1। जो कैरेक्टर जो पूर्ण रूप से डिसअपियर हो गया था F1 जनरेशन में, वो वापस पुनः दिखाई देता है F2 जनरेशन में। तो रफली जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है ना, जैसे अभी यहाँ अपन देखें 100%, जैसे अपन F1 जनरेशन देखते हैं तो सारे के सारे उसने जो प्राप्त किए येलो रंग के थे। ठीक है ना, ग्रीन यहाँ रिसेसिव था, लेकिन जब इन्होंने वापस F को और F को, इन दोनों को वापस क्रॉस कराया, ठीक है ना, तब उन्होंने F2 जनरेशन के अंदर 3 येलो और 1 ग्रीन प्रोजेनी मिली, संतति प्लांट की मिली। तो जो यहाँ पर जो कैरेक्टर या लक्षण जो प्रदर्शित नहीं हुआ था वो F2 जनरेशन में देखने को मिला। और उसी प्रकार दूसरे में जैसे Y और Y क्रॉस फर्टिलाइजेशन करे तो यहाँ 100% सारे के सारे ये जीनोटाइपिकली एक्सप्रेशन देखा गया है, ये फिनोटाइपिकली है। ठीक है ना, ये फिनोटाइपिकली प्रदर्शित किया गया है। बाहर से देखने में कैसा लगता है, और जीन से यदि देखें तो आप जीनोटाइपिकली एक्सप्रेशन आप शो करोगे जिस तरह से करोगे, फिनोटाइपिकली एक्सप्रेशन जब शो करोगे तो इस तरह से करोगे। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेट होंगे सारे के सारे, 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेट मिलेंगे, यानी इनका वापस स्व या सेल्फ क्रॉस कराया जाए, ठीक है ना, तो फिर आपको F2 जनरेशन में येलो और ग्रीन मिलेंगे, जिसमें एक 1
2:2 आपको 1 रेशियो मिलेगा। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये 25% है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और 25% वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। जीन्स एंड एलील्स। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को वंशानुगत की इसकी, ठीक है ना, इसकी इकाई कहा गया है इनहेरिटेंस की, अनुवांशिकी की। दे कंटेन इंफॉर्मेशन, तो जीन्स के अंदर वो सूचना पाई जाती है लक्षणों की जो आगे चल के प्रदर्शित होते हैं दूसरी पीढ़ी में। एलील्स आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है ना, तो एलील्स क्या है, विपरीत लक्षण है जीन के। एग्जाम्पल द जीन दैट कोड्स फॉर ए आई कलर, जैसे मान लो अपन जीन, जो ऐसा जीन जो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी है, जैसे बी है, देन एलिस मे बी ब्लैक एंड ब्लू। तो वही बात की जहाँ पर अपन ने कैरेक्टर की बात की, तो भाई कैरेक्टर के लिए अपन ने कहा कि भाई उसकी हाइट के लिए कोई जिम्मेदार है, ठीक है ना, जैसे अपन ने कहा कि भाई टी इज द वन कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, तो यहाँ पर टी जीन हो गया। अब इसके दो हो सकते हैं, एक तो या तो टी डोमिनेंट होगा या फिर टी रिसेसिव होगा। तो उसी तरह ये क्या हो गए, एलिल्स हो गए और ये जीन हो गया। तो यहाँ पर बी जीन हो गया और फॉर बी ब्लैक एंड फॉर बी ब्लू, तो ये इसके एलिल्स हो गए। तो एलिल्स जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई ये, क्योंकि जो जीन है वो युग्म के रूप में होता है, पेयर में होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये कंडीशन भी हो सकती है जीन की, ठीक है ना, और ये कंडीशन भी हो सकती है जीन की। तो इन कंडीशनों में जीन हो सकता है। तो वो ये जीन है। तो अब इसके दो विपरीत फॉर्म हो सकती है। ये सिमिलर फॉर्म है, यहाँ पर दोनों के दोनों विपरीत एक फॉर्म एक साथ में है, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग जो जीन है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव जीन की फॉर्म्स है, वो क्या कहलाएगी, एलील कहलाएगी। तो दीज आर द जीन्स इन दीज आर द एलील्स इन पेयर, ठीक है ना। द सेट ऑफ एलील्स कैरिड बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। जो एक पूरा सेट है ऑर्गेनिजम्स कैरी करता है, तो वो पूरा क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है, जिसको आप एक्सप्रेस के रूप में शो करते हैं, जैसे अपने पिछली साइड में ये शो करे, ये जीनोटाइप कहलाए, ठीक है ना। तो ये दो एलील हो गए, एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। एक दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, विपरीत है। When an organism has two copies of the allele, same allele, say y and small y and y, it's said to be homozygous for the dominant and for the recessive for a gene. एक सिंगल जीन के डोमिनेंट क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इफ इंस्टेड इट हैज टू डिफरेंट कॉपीज लाइक कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, वी कैन सी इट इज ए हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस कंडीशन को आप हेटेरोजाइगस कहोगे। ट्रू ब्रीडिंग लाइन आपको बता दिया पिछले ही लेक्चर के थ्रू, कि जिसके अंदर अपन कहेंगे उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है ना, या अपन कहें कि ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, मिक्सिंग नहीं हुआ है, एक पीढ़ी में उसके जो लक्षण थे वो कई पीढ़ियों तक वही के वही चले आ रहे हैं, उनके अंदर कोई नया कैरेक्टर नहीं बिल्ड हुआ है। तो ब्रीडिंग लाइन दैट हैविंग अंडरगो ए कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जो अपने आप में ही सेल्फ परागण कर रही है, सो दैट द स्टेबल ट्रेड्स, जो लक्षण है वो अभी तक स्टेबल है, उनके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, एंड एक्सप्रेशन फॉर ए सेवरल जनरेशन, और वो कई पीढ़ियों तक प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उसको क्या कहोगे आप, ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहोगे। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स मोर देन टू पेयर्स। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर मोर देन टू पेयर्स, दो पेयर्स नहीं उससे ज्यादा है, चार है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड ए पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। दो है तो डाइहाइब्रिड है, ठीक है ना। जैसे आपने सीड का शेप ले लिया और सीड का कलर ले लिया, ठीक है ना, एक ही पेरेंट्स के अंदर, तो वो डाइहाइब्रिड हो गया। अब सीड का कलर भी ले लिया, सीड का शेप ले लिया और फिर फ्लावर का कलर ले लिया, तो फिर वो पॉलीहाइब्रिड हो गया। मतलब उसके अंदर एक पेरेंट्स के अंदर ही तीन
अलग अलग जीन से, तो उसके बीच में और दूसरे पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा देते हैं तो उस टाइप का क्या कहलाएगा, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस, ए पेयर ऑफ ए क्रॉसेज बिटवीन ए मेल ऑफ वन स्ट्रैंड, एक के मेल के और दूसरी के फीमेल के साथ आप क्रॉस करा रहे हो तो रेसिप्रोकल क्रॉस है। तो वन स्ट्रैंड एंड द फीमेल ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब सिमिलरली स्ट्रैंड के मेल और फीमेल के साथ नहीं करा रहे हो, अलग अलग स्ट्रैंड के मेल और फीमेल के साथ करा रहे हो तो उस प्रकार का क्या क्रॉस क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। मेंडल लॉ, मेंडल्स के द्वारा 3 लॉ दिए गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। तो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जितने भी लॉ मेंडल के द्वारा दिए गए वो एक संकर जो संकरण है उसके आधार पर दिए गए। ही प्रपोज द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने वंशानुगति के या आनुवंशिकी के 3 जो लॉ दिए है। पहला लॉ है प्रभाविता का सिद्धांत, law of dominance. The law of dominance states that when two alternative forms of a traits or character genes are present in an organism, only one factor expresses itself in a progeny. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेंडल के द्वारा ये कहा गया कि when two alternative forms, जीन की 2 विपरीत जो रूप है, ठीक है ना, या अपन कहें जो कैरेक्टर के 2 अलग जो रूप है वो उनके पेरेंट्स के अंदर है, लेकिन वो F1 जनरेशन में in F1 progeny only dominant genes are expressed. It is called dominant traits, while the other as remain masked. Masked मतलब उसको दबा दिया जाता है या उसको मास्क कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है या उसको सप्रेस कर दिया, is called recessive. So this law is used to explain the expression of only one of the parental character. तो ये सिद्धांत उसके लिए उपयोग किया जाता है जिसमें पेरेंट के जो 2 लक्षण हैं उसमें से सिर्फ एक जो प्रभावी लक्षण है वही प्रदर्शित हो पाता है। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरण में देखा गया इन F1 जनरेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इन F2, जबकि F2 जनरेशन में वो दोनों कैरेक्टर प्रदर्शित होते हैं जबकि F1 जनरेशन में वो प्रदर्शित नहीं होती। इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड इनटू F2 जनरेशन, और ये भी एक्सप्लेन करते हैं, परिभाषित करते हैं या व्याख्या करते हैं कि जो रेशियो है 3:1 का F2 जनरेशन में, ठीक है ना, उसकी भी यही इसी सिद्धांत के थ्रू व्याख्या होती है। दिस लॉ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन एंड इज आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन। जो F1 में एक ही जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होता है, जबकि जो F2 जनरेशन में उसमें जो पेरेंट्स के दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो ये भी इसके मेंडलिन के जो फर्स्ट लॉ इसके थ्रू समझा जा सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं समझा चुका हूँ आपको पहले लेक्चर के थ्रू। जो यहाँ 2 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर टॉल है, यहाँ ड्राफ्ट है, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर पेरेंट्स में से जो एक डोमिनेंट है वही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है ना। और जो पेरेंट का एक कैरेक्टर यहाँ F1 में जनरेशन में जो प्रदर्शित नहीं हुआ, जो वो F2 में प्रदर्शित होता है, जो कि ये ड्राफ्ट ये F1 में प्रदर्शित नहीं हो गया, तो इसको भी इसके द्वारा समझाया जाता है। The Punnett square used to know the typical monohybrid cross conducted by the Mendel between true breeding tall plants and true breeding draft plant। तो जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्राफ्ट प्लांट थे उनको क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर के थ्रू इन्होंने ये देखा और इन्होंने जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 प्राप्त किया और जो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 प्राप्त किया। कंफर्मेशन इसका उन्होंने कैसे कंफर्म किया, तो उन्होंने एक टेक्निक, एक विधि यूज की जिसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इन ए टेस्ट क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विद ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद ए ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो उसके अंदर जो इन्होंने करवाया, जो ये जैसे भी ये यहाँ पर आपको जो क्या मिला, डोमिनेंट मिला, ये जो टी और टी को इसको किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए, यानी कि ये तो जो उससे फिर जो इन्होंने ये रिसेसिव का इन्होंने पता लगाया। जैसे अपन यहाँ देखें, जैसे द टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना, यहाँ ये इनके साथ क्रॉस कराया द गैमेट्स फ्रॉम रिसेसिव पेरेंट्स। तो रिसेसिव जो गैमेट्स है पेरेंट्स के, तो उनके अंदर दोनों एक जैसे ही मिलेंगे होमोजाइगस, तो इसको डोमिनेंट के साथ कराया तो ये
सारे के सारे डोमिनेट मिले, यानी कि 100% डोमिनेट। तो इनका एक कंफर्मेशन हो गया कि F1 जनरेशन में जितने भी मिल रहे हैं जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा डोमिनेट। Gametes from the parent of unknown genotypes at the test cross resulting a test cross resulting in a 1:1 ratio of the yellow to green offspring indicating that the parent is heterozygous। तो यहाँ पर यदि अननोन है, आपको पता नहीं है, यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों वाई वाई है, ठीक है ना। अब ये अननोन है और ये यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1:1 रेशियो होगा, मतलब आधे दो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे और दूसरे जो दो है जो हेट्रोजाइगस डोमिनेट होंगे। 2:2 रेशियो मिलेगा आपको, 1:1 कह सकते हो उसको, मतलब दो यहाँ पर आपको ग्रीन मिल गए और यहाँ पर आपको येलो मिल गए। तो ये टेस्ट क्रॉस करके कंफर्म किया कि भाई F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट कैसे मिला। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का सिद्धांत। दिस लॉ स्टेट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी bleeding and both the characters are recovered as such in the F2 generation through one of this not seen in the F1 generation। तो यहाँ पर मेंडल के द्वारा ये कहा गया है कि जो एलील है वो पृथक नहीं होते हैं, नॉट शो एनी ब्लीडिंग, और पृथक होते हैं, मिक्स नहीं होते, ठीक है, नो शो ब्लीडिंग, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। जो दोनों के दोनों लक्षण है जो पेरेंट्स के, वो वापिस आ जाते हैं F2 जनरेशन में, जबकि वो F1 जनरेशन में नहीं प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि भाई एक साथ किसी मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर है वो जाके किसी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ मिक्स नहीं हो जाता, डोमिनेंट कैरेक्टर पृथक रहता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता था। ड्यू टू दिस गैमेट्स आर प्योर फॉर ए कैरेक्टर, तो इस वजह से क्या है, जो गैमेट्स है वो लक्षण के लिए एकदम प्योर है। द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उससे जब एलिट्स है तो वो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के समय दो होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ आर एलिट्स पेयर सिग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, जब वो अलग हो जाते हैं, सच दैट गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर्स। तो मान लो अपन यहाँ कहते हैं, तो ये मान लो यहाँ टी और टी है, यदि ये डोमिनेंट कैरेक्टर का पेरेंट्स है तो इससे गैमेट्स बनेंगे, तो एक के अंदर जाएगा एक एलील और दूसरे के अंदर जाएगा दूसरा एलील, तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं इस लॉ के थ्रू, यही कहना है। मतलब ये किसी के ऊपर जब भी पृथक हो रहे हैं तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, यदि प्रभावित करते तो क्या हो सकता था, एक के अंदर 0 ही जाता है और दूसरे के अंदर दोनों एक साथ चले जाते हैं। तो ये इसका कहना था कि इनका ये कहना था लॉ सिग्रीगेशन लॉ के अंदर, they are not blending, they are not mixed, they are independently expressed during the gamete formation। वो gametes के फॉर्मेशन के समय इंडिपेंडेंटली प्रत्येक गैमेट में जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें जैसे ये, ठीक है ना, इसके गैमेट्स है, इसका ये गैमेट्स है, ये दोनों इसके अपन गैमेट्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली 2 heterozygous each homozygous parents in the P1 generation है produce only one kind of gametes, दोनों एक ही प्रकार का gametes प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी एलिल्स में भी एलिल की कंडीशन एक जैसी है, इसमें भी एक जैसी है। तो सेम टाइप ऑफ gametes they produce have similar type of एलिल्स, तो एक ही प्रकार का एक जैसा gametes प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर एक ही प्रकार का एलिल्स होगा, ठीक है ना। और ये सेल पोलिनेशन ऑफ द F1 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस F2 ऑफस्प्रिंग विद 3:1 रेशियो, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ के अंदर ये कहा गया, दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड एंड हाइब्रिड, जब दो लक्षण संकरण के समय कंबाइंड किए जाते हैं तो सिग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। तो पृथक्करण के समय जो पृथक होते हैं, ठीक है ना, तो वो इंडिपेंडेंटली पृथक होते हैं ऑफ द अदर पेयर कैरेक्टर एंड सम टाइम्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के समय भी
It also get randomly rearranged in the offspring producing both parental and new combination of the characters. The law was proposed by Mendel based on the result of dihybrid where the inheritance of two traits were considered simultaneously. So it also get randomly arranged in the offspring produce both parental and new combination of the character. ठीक है ना. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहा गया कि वो असॉर्ट हो रहे हैं जब अलग होते हैं जो भी ये गेमेट्स के क्या कहें अपन जीन के एलील, तो दे आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, किसी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हुए वो सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है ना. इस लॉ को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया जब ये आया कि जीन के अंदर लिंकेज पाया जाता है, पर्टिकुलर जीन किसी पर्टिकुलर दूसरे जीन को प्रभावित कर सकता है. तो दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, जब ट्रेड्स एक साथ में कंबाइंड होते हैं और संकरित होते हैं, तो और उसके बाद सिग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, तो उसके पश्चात जब एक पेयर कैरेक्टर का पृथक होता है तो वो इंडिपेंडेंटली होते हैं ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के समय. तो these all are the three laws of मेंडल. ये सारे तीनों जो सिद्धांत हैं जो मेंडल के द्वारा दिए गए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिद्धांत. Example, imagine that we cross two pure line breeding pea plants, one with a yellow round, ये डायब्राइड क्रॉस है. ठीक है ना. एक है येलो राउंड जिसके लिए वाई वाई और कैपिटल आर आर दोनों यूज किए गए. येलो राउंड के लिए ये डोमिनेंट है दोनों के दोनों. एंड वन विद द ग्रीन एंड रिंकल, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल के लिए स्मॉल आर यूज किया बिकॉज ईच पेरेंट इज ए होमोजाइगस. द गेमेट्स मेड बाय द रिंकल एंड ग्रीन प्लांट आर. ठीक है ना. तो ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है दोनों के अंदर, हेटेरोजाइगस नहीं है. सिमिलर टाइप एलील से कैरी कर रहे हैं इसलिए दे आर homozygous. One is homozygous dominant and other one is homozygous recessive for both character, for yellow and round and for green and wrinkle. तो जैसे ही इनके गेमेट्स फॉर्म होंगे तो एक के अंदर आर वाई जाएगा और दूसरे के अंदर कैपिटल आर वाई जाएगा. ठीक है ना. तो दैट गिव्स अस द F1 ऑफस्प्रिंग दैट हैज, तो ये एक के अंदर आर और दूसरे के अंदर वाई गया और एक गेमेट्स बना और इस दूसरे पेरेंट्स का जो गेमेट्स बनेगा वो स्मॉल आई और स्मॉल वाई का बनेगा. तो जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर आर, ठीक है ना, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये वाली प्रोजेनी देखने को मिलेगी. तो देयर वेयर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पी सीड्स. तो यहाँ पर जो कैटेगरीज है पी सीड्स की वो पूरी की पूरी डिफरेंट्स हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल, ग्रीन एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल. तो उसके अंदर जो डाइफ्राइड हाइब्रिड का जो फिनोटाइप से कैटेगरी सेपरेट इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9:3:3:1. तो ये जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो इतना मिलेगा, यानी कि जो येलो एंड राउंड है वो आपको 9 मिलेंगे, येलो एंड रिंकल्ड है वो आपको 3 मिलेंगे, ग्रीन एंड राउंड है वो 3 मिलेंगे और ग्रीन एंड रिंकल्ड है वो 1 मिलेंगे. जो आप यहाँ इस स्लाइड के जो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं ये येलो एंड राउंड है. ठीक है ना. ये ग्रीन और रिंकल्ड है जो कि पेरेंट जनरेशन है. ठीक है ना. ये F1 में सारे के सारे येलो और राउंड मिलेंगे, 100% एक ही जैसी मिलेगी. लेकिन ये डायब्राइड क्रॉस है, इसको आप पुनेट स्क्वायर में डालो गेमेट फॉर्मेशन हो जाएंगे तब. ठीक है ना. तो 4 टाइप के गेमेट्स बनेंगे, इसके भी 4 टाइप्स के बनेंगे. तो ये एक मेल और दूसरा फीमेल शो करें तो इसके अंदर जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है तो 9:3:3:1 का जो रेशियो आपको मिलेगा और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:2:4:1:2:1:2:1. ये जो आपको जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा.
Significance of Mendel's most important discovery is in his law of segregation. Segregation, the essence of Mendelian as a fundamental rules of genetics. तो जो सिग्रीगेशन है वो एक सिग्निफिकेंस है, ये दर्शाता है कि जेनेटिक्स के अंदर जो जीन है जो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होल्ड्स गुड ओनली फॉर द जीन present in different homologous pair of chromosomes. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स और ये तभी सही है जब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जब होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर जीन्स होते हैं तब ये ठीक माना जाता है, अन्यथा ये इसको डिस्कार्ड कर दिया गया इस लॉ को. Inheritance of genes present in the same homologous pair of chromosomes is governed by the phenomenon of linkage and crossing over. यदि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जिन जो आकारिक रूप से एक जैसे होते हैं उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब एक ही प्रकार के या एक जैसे दिखाई देने वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन होते हैं, ठीक है ना, वो वंशानुगत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में. तो इज गवर्न बाय द फिनोमेना, तो वो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं. जैसे अपन कहें एक्स और एक्स है, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स, ये एक दूसरे के होमोलॉगस है. तो इनके ऊपर यदि कोई जीन मौजूद है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलेगा. तो ये इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो वो लॉ है मेंडल का, वो यहाँ पर डिस्प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये जीन है इंडिपेंडेंटली बिना किसी को प्रभावित किए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में किसी एक दूसरे जीन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए होते हैं. जीन्स प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम्स ओबे द रूल्स ऑफ सेक्स लिंक. सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है तो ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस दिखाते हैं. दूसरे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में है तो उसको आप सेक्स लिंक इनहेरिटेंस नहीं कहोगे, उसको ऑटोसोमल लिंक इनहेरिटेंस कहा जाएगा. The presence of dominance of a particular trait ensures the harmful traits are suppressed through the generation. दूसरा ये भी देखा गया है कि जो प्रभावी जीन मौजूद है तो वहाँ ये हो सकता है कि वो जितने भी जो रिसेसिव हार्मफुल ट्रेट्स है उसको दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, प्रदर्शित नहीं होंगे. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कन्फर्म दैट द जीन कॉन्सेप्ट, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही जो जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ पाया. अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद दीज लॉ. इस वजह से ही जो नए जो ट्रेड्स है उसका जो प्रदर्शन है या अपीयरेंस है वो उसकी व्याख्या हो पाई. ट्रेड्स कैन बी केयरफुली सेलेक्टेड फॉर द प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर. इन वजह से ही ट्रेड्स को सावधानी पूर्वक चयनित किया जाना चाहिए नई किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर नए प्रकार के लक्षण पाने के लिए. तो ये तीनों के तीनों जो लॉज थे मेंडल के द्वारा दिए गए थे. थैंक यू. जो जितना आपको फेस टू फेस समझाया जा सकता है कि जेनेटिक्स उतना वन वे जो कम्युनिकेशन है उसमें उतना पॉसिबल नहीं है. प्रयास किया है मैंने, शायद आप लोगों को ये तीनों लॉ समझ में आ जाने चाहिए. थैंक यू.